Yes, Sweetie. Yes, बेटे. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये जो 16th नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को प्लीज फॉर द टाइमिंग यू प्लीज लीव दिस क्वेश्चन. ये हम लोग क्लास में करेंगे बिकॉज द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट गिवन प्रॉपरली. तो उससे क्या होगा कि अगर हम डिस्कस करेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा, तो समझ नहीं आएगी. ये क्वेश्चन रॉन्ग है. आई विल मेक इट करेक्ट इन द क्लास, देन आई लेट यू नो. ठीक है. तो अभी हम 16th क्वेश्चन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस. आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है जी. आपने भी इसको ट्राई नहीं करना बिकॉज निकलेगा नहीं आपसे, क्योंकि स्टेटमेंट ही गलत दिया हुआ है. ठीक. तो 17th क्वेश्चन है. इट हैज 2 पार्ट्स. 6 मार्क्स का क्वेश्चन है बट डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. तो फर्स्ट है ए पार्ट, गवर्नमेंट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक लाइफ. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट. ठीक. तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो दैट मीन्स वी शुड गिव 4 पॉइंट्स एट लीस्ट. तो अब बताइए कैसे हो सकता है गवर्नमेंट का हमारे इकोनॉमिक लाइफ में, उसका कंट्रीब्यूशन कह लो या उसका पार्टिसिपेशन कह लें, कैसे गवर्नमेंट रोल प्ले करती है. पहले आप बताइए, देन आई लेट यू नो. Through preparing fiscal policies or government budget, government affect economic life. ओके, ठीक है. थ्रू इट्स बजट या बजट पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट अफेक्ट्स द कॉमन पीपल्स लाइफ. वेरी राइट. और कोई 4 पॉइंट बनानी है ना, थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा. आपने मैम बता इसी दिया. पॉइंट को एक्सपैंड कर सकते हैं. हाँ जी, इसी को ही डिवाइड कर देना है, ये बजट वाले पॉइंट को ही आगे आएगा. बट ट्राई टू थिंक, क्योंकि पेपर में आ गया आपको बजट वर्ड आ गया और पॉइंट ना बनाने आए तो फिर मुश्किल हो जानी है. पॉइंट यही है. Taxation policies. प्लीज रिपीट. Allocation of resources. Taxation. चलो वो भी ठीक है. टैक्सेशन वो भी ठीक है. अच्छा, Economic growth. ओके ओके, सारा कुछ ही ठीक है. इसका आंसर आपको मिलेगा जो हमारा चैप्टर है. एक तो बजट तो है ही है, इन एडिशन टू दैट जो चैप्टर है ना हमारा सर्कुलर फ्लो, तो उसमें एज पर द सिलेबस तो हमने सिर्फ ओनली वी हैव कवर्ड दिस 2 सेक्टर मॉडल. 2 सेक्टर्स का किया है, हाउस होल्ड और फर्म्स का रियल एंड मनी फ्लो किया है. बट इफ यू सी दैट चैप्टर केयरफुली, तो इन द एंड ऑफ दैट लेसन this circular flows among 3 sectors, among 4 sectors, that is also given. किया नहीं है हमने बिकॉज सिलेबस में नहीं है, बट वो दिया हुआ है वहां पे. ठीक है. तो वहां पर कहीं पर आपको यू विल गेट पैराग्राफ जहाँ पे है गवर्नमेंट का रोल क्या है सर्कुलर फ्लो में. अगर फर्म्स सेक्टर है, अपना प्रोड्यूसर सेक्टर, सॉरी हाउस होल्ड सेक्टर है, फॉरेन सेक्टर है और गवर्नमेंट सेक्टर है, 4 सेक्टर्स हैं. तो उन चारों सेक्टर्स में हाउ गवर्नमेंट डील्स विद रेस्ट ऑफ द 3 सेक्टर्स. गवर्नमेंट का फर्म्स के साथ क्या है लेना देना, गवर्नमेंट का हाउस होल्ड के साथ क्या है, गवर्नमेंट का फॉरेन सेक्टर के साथ क्या है. तो वो जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर आ जाने हैं. वो पॉइंट्स रिलेटेड टू बजट ही हैं. अब मैं आपको भेज भी दूंगी कि, बट यहाँ पर ऐसे आएगा कि भी जो गवर्नमेंट है वो दैट इम्पोजेस टैक्सेस, वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस ऑन हाउस होल्ड सेक्टर. लोगों के ऊपर इनकम टैक्स लगाते हैं और उनसे वो टैक्स कलेक्ट करते हैं एज ए कंपल्सरी पेमेंट. ठीक है. फिर गवर्नमेंट सिमिलरली गवर्नमेंट इम्पोजेज दिस टैक्सेस ऑन फर्म्स सेक्टर ऑल्सो. कॉरपोरेशन टैक्स होता है जो फर्म्स के ऊपर भी वो टैक्स लागू होता है. जीएसटी भी लागू होता है ना. डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस आर देयर. तो गवर्नमेंट इम्पोजेज टैक्सेस ऑन फर्म्स सेक्टर एज वेल. तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेरियस काइंड्स ऑफ सब्सिडीज ऑल्सो, नॉट ओनली टू फर्म्स सेक्टर बट ऑल्सो टू हाउस होल्ड सेक्टर ऑल्सो. तो हाउस होल्ड को कैसे प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस जो ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं कि कोई ओल्ड एज पेंशन दे दी या कोई फ्री फैसिलिटीज दे दी कोई ओल्ड पीपल को, या पुअर लोगों को कोई हेल्प दे दी, या कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे दिया, या कोई वैसे एट द टाइम ऑफ कैलेमिटी कोई हेल्प कर दी, तो ये सीनियर सिटीजन्स को कोई हेल्प कर दी. तो वेरियस काइंड्स ऑफ सब्सिडीज ट्रांसफर पेमेंट्स आर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स. दे आर प्रोवाइडेड टू हाउस होल्ड सेक्टर. और फर्म्स के वो सब्सिडी दे देते हैं जब गवर्नमेंट ने, जो भी एक आप में से एक बच्चे ने पॉइंट बताया था, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो फर्म्स को जब डिस्करेज करना हो
कि आप ये प्रोडक्शन ना करो तो हैवी टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन देम, और जब एनकरेज करना हो किसी चीज़ की यूजफुल गुड की प्रोडक्शन के लिए तो सब्सिडीज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड. समटाइम्स गवर्नमेंट इटसेल्फ डायरेक्टली पार्टिसिपेट्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो वाला पॉइंट आ जाएगा. फिर गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन सेक्टर को भी एक्सपोर्ट भी कर सकती है, वो इम्पोर्ट भी कर सकती है. तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपके पॉइंट्स आ जाएंगे. अगर एज ए होल आप चाहते हो ये पॉइंट्स तो यू विल गेट दीज पॉइंट्स इन चैप्टर सर्कुलर फ्लो, जहाँ पे 3 या 4 सेक्टर मॉडल का है ना, जहाँ पे गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन वाला भी है, फ्लो बना हुआ है, वहां से एक पैरा दिया होगा, वहां से आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ. उसके बाद सेकंड है 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, डिफाइन बजटेड एक्सपेंडिचर. हाँ जी, अब ये वर्ड थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है, बजटेड. बेटे प्लीज कीप वीडियो ऑन. 4 ही बच्चे हैं तो मैं अपनी फोटो देख रही हूँ, हैं अपने आप को देख के ही मैं पढ़ा रही हूँ, मजा नहीं आ रहा. फिर मुझे ऐसे लगता है फिर तो ये वीडियो बंद करते हैं सारे. हाँ, एक कनिका आ गई, और कौन है, दिव्यांशी है. हाँ जी, मौली, हर्षा, शिवांशी, कीप वीडियोज ऑन. आई वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ यू टर्न बाय टर्न. है मौली गुप्ता ऑल्सो. यस, दैट्स बेटर. ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स आर देयर. हैं चलो, तो बजटेड एक्सपेंडिचर बताइए आप में से एनीवन वॉलंटियर. मैम बजटेड एक्सपेंडिचर कैपिटल और एक करके बता रहे, एक करके. शिवांशी पहले आप बता दीजिए. मैम बजटेड एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. परफेक्टली राइट, परफेक्टली राइट. ये कुछ भी नहीं है, हमें वर्ड कंफ्यूज करने के लिए बना रही है बजटेड. यहाँ पर एक्चुअली जो प्रॉपर टर्म है वो यही है, बजट एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो बजटेड का मतलब भी क्या है, एस्टिमेटेड. जब हम करते हैं ना बजट एक्सपेंडिचर तो क्या बोलते हैं, बजट एक्सपेंडिचर. जब हम बजट को डिफाइन करते हैं तो कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑल द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स. तो वही जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स है विच आर मेंशन्ड इन द बजट, उसी को ही कह दिया जाता है बजटेड एक्सपेंडिचर, और द सेम इज कॉल्ड बजट एक्सपेंडिचर. ठीक है, कोई न्यू टर्म नहीं है, सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए ईडी पीछे लगा दिया है. तो बजटेड एक्सपेंडिचर मतलब ऑल द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स विच आर टू बी इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, एंड दीज आर रिकॉर्डेड इन द रिटन मैनर. या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बजट की होती है, दीज आर रिकॉर्डेड देयर. ठीक, तो आगे फिर इसका आप नाम दे सकते हो, दिस budget expenditure या budgeted expenditure can be further studied as in the form of capital expenditure, revenue expenditure या plan and non-plan expenditure, developmental या non-developmental. ये सारे दिए हुए ना, सबके नाम लिख सकते हो आप. ठीक है जी, बस 2 नंबर का है तो इससे ज़्यादा not to be written. चलिए, now part B, Indian economic development. हाँ जी, 18th question. In British India, cloth industry was concentrated at अहमदाबाद. वेरी गुड, अहमदाबाद आएगा. पता कैसे चलेगा, एक और भी इसका हिंट है, ध्यान से देखिए. गाजियाबाद दिल्ली के पास नोएडा में है, वहाँ कोई कॉटन का कोई नहीं है, इतना कल्टीवेशन नहीं होती है. हैदराबाद वो साउथ में है, वहाँ पर कोई कल्टीवेशन का नहीं है इतना. तो बच गया अहमदाबाद, गुजरात में है. तो आपको 10th तक आपने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, गुजरात महाराष्ट्र जो साथ साथ में लगते हैं, वहाँ पे कॉटन बेल्ट है. तो अहमदाबाद इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट 19th. Planning Commission was set up in dash 1950. Very good. When was first plan introduced? 1st April 1950. 51 में. ठीक है. In Pakistan, when was the first plan introduced? 56. 56. 1950. Yes. And in China, first plan was introduced in 1953. शाबाश, वेरी गुड, 1953. ठीक है, ये याद कर लेना साथ साथ में. वेरी गुड. चलिए, नाउ 20th क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप. चलो पढ़िए जरा, इधर से मैं बोल देती हूँ. असर्शन है, असर्शन का मतलब होता है भी कोई बात कही जा रही है, कोई स्टेटमेंट इज बीइंग गिवन. ए कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर, और रीजन दिया है कि इनकम ऑफ ए पुअर कंट्री इज लो, सो इट्स सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर लो. लो इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी विच लीड्स टू लो आउटपुट एंड इनकम. और आगे फिर लो इनकम है तो फिर ऑब्वियसली पॉवर्टी होगी. तो बताइए क्या लगता है आपको. B. ध्यान से पढ़ो, जरूरी नहीं कि एक और सीक्वेंस कई बार वो आगे पीछे करते हैं, ध्यान से रीड करिए जरा. विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन.
मैम डी ऑप्शन हो सकता बी सेकंड वाला, D. हाँ सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि पहले वाले में उन्होंने नॉट लिख दिया, मतलब ये आगे पीछे कर देते हैं। तो बी जो सेकंड ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि रीजनिंग जो दी हुई है वो बिल्कुल ठीक रीजनिंग दी हुई है। वेरी गुड। अच्छा, अब और करके, अब इसी टाइप का है। असर्शन है ऑल हिस्टोरिकल इवेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ ए continuous economic struggle between different classes and groups in a society। ठीक है, मतलब सोसाइटी के अलग अलग लोगों में, क्लासेस ग्रुप्स में इकोनॉमिक स्ट्रगल होता है, रिच और पुअर का स्ट्रगल होता है। और रीजन दिया हुआ है, दिस स्ट्रगल इज बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कि किस टेक्निक से प्रोडक्शन हो रही है, लेबर को ज्यादा लगाया जा रहा है या मशीनरी को ज्यादा लगाया जा रहा है। एंड द वैल्यू अटैच्ड टू द रोल्स ऑफ डिफरेंट एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब है वैल्यू अटैच्ड का मतलब डिफरेंट एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उसमें किसको ज्यादा अहमियत दी जा रही है। अहमियत का मतलब, वैल्यू अटैच का मतलब किसको ज्यादा प्राइस दिया जा रहा है, लेबर को ज्यादा वेजेस दिए जा रहे हैं, या कैपिटल को ज्यादा दिया जा रहा है, या एंटरप्रेन्योर को ज्यादा दिया जा रहा है, या लैंड को दिया जा रहा है। तो अब आप अगर ध्यान से देखें तो टेक्निक अगर दो तरह की होती है, लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव, तो ऑब्वियसली एक को जाएगा इंटरेस्ट और एक को जाएगा वेजेस, है ना। कैपिटल को जाता है इंटरेस्ट और अपना लेबर को जाती है वेजेस। तो यहाँ पर ये पूरी लाइन का मतलब ये है कि भाई इस बात की लड़ाई होती है, स्ट्रगल इस करके होता है कि अगर जो प्रोड्यूसर है, एंटरप्रेन्योर है, वो मशीनों से काम करके ज़्यादा लेके, मतलब अपना प्रॉफिट बचा लेता है, ज़्यादा लेता है, या लेबर को वेजेस ज़्यादा देता है या कम देता है। जब वो कम देता है तो स्ट्रगल होता है कि भी लेबर गरीब रह जाती है और एंटरप्रेन्योर रिच होता जाता है, प्रॉफिट ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके लेबर को वो अपना प्रॉफिट कमा लेता है। ठीक भाई, इन इन बातों के करके स्ट्रगल होता है। अब आपने एक चीज थोड़ा सा, मैं जब पढ़ रही थी तो मतलब इट केम टू माय माइंड कि जो असर्शन है ना, वहां पे लिखा है ऑल हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो ये लाइन अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर एक एडिशनल वर्ड होना चाहिए, इकोनॉमिकली हिस्टोरिकल। अब अगर आप ध्यान से सोचो तो कई ऐसे वॉर्स हुई हैं, कई ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं जिसमें कोई इकोनॉमिक रीजन नहीं था, कोई रिलीजन के बेसिस के ऊपर भी हैं, कोई और सोशल रीजंस के ऊपर भी हैं। जैसे मान लो ये मराठास की और मुगल्स की लड़ाई हुई, तो इकोनॉमिक रीजन नहीं था, वो पॉलिटिकल रीजन था। तो कोई सोशल रीजंस भी हो सकते हैं, कोई तरह के भी रीजन हो सकते हैं। तो क्योंकि अब यहाँ पर हमें इकोनॉमिक्स में ये लाइन दी हुई है, तो हमें इसी सेंस में लेना चाहिए कि जो इकोनॉमिकली हिस्टोरिकल जो चीजें होती है, इवेंट्स होते हैं। ठीक, आई होप अब समझ आ गया। अब बताइए कौन सा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। D. D. सेकंड वाला ऑप्शन है। इन्होंने मुझे लगता है सारे पेपर्स में ऐसे ही दिया हो जो सारे करेक्ट ही हैं। सेकंड वाला जो ऑप्शन है, बी फॉर बॉय वाला, ठीक है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, दोनों लाइंस ठीक है। और जो रीजन है वो करेक्ट है कि स्ट्रगल का, इकोनॉमिक स्ट्रगल का, क्लास स्ट्रगल का मतलब होता है रिच और पुअर का ही स्ट्रगल होता है। ठीक है, तो ये बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यही ऑप्शन है, बी ऑप्शन सेकंड। चलिए, अब ये भी ओके, 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं असर्शन के। ओके, असर्शन है कि इन्वेस्टमेंट हैज ए डिमांड इफेक्ट। इन्वेस्टमेंट हैज ए डिमांड इफेक्ट। ओके, इसका मतलब है कि जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तो इन्वेस्टमेंट करने का मतलब कि कोई मशीनरी लगाई जाती है, कोई इक्विपमेंट लगाई जाती है, उसके लिए डिमांड की जाती है, तो भी वो उसी के करके इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे हम कंज्यूमर्स बाजार जाके कोई चीजें खरीदते हैं, तो ऐसे ही प्रोड्यूसर्स जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल सेंस, मतलब वो मशीनें खरीदते हैं, इक्विपमेंट खरीदते हैं, ये सारा कुछ है। ठीक है, या अपनी लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो मतलब जो जो चीजें वो लेते हैं उस इन्वेस्ट किए हुए पैसे से, वो उनकी डिमांड हो रही है। सेकेंड रीजन दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट आर्ग्यूमेंट्स द, यहाँ आर्ग्यू नहीं होना चाहिए, ऑगमेंट होना चाहिए, है ना। बढ़ाती है, ऑगमेंट होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। आर्ग्यूमेंट्स तो होता है किसी के साथ बहस करना, डिबेट करना, तो यहाँ प्रॉपर वर्ड शुड बी ऑगमेंट्स। ऑगमेंट्स द प्रोडक्टिविटी एंड इनकम इन द इकोनॉमी। हाँ जी, बताइए। A. ऐसे मुझे बता दो कि बोथ आर करेक्ट, या उस पूरी लाइन बता दो, ऐसे कई बार सुनने में दिक्कत हो जाती है।
मतलब पता नहीं चलता. Correct and R is correct explanation of it. यस ए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. कि ऑब्वियस है कि अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके लिए चीज़ें खरीदेंगे तो उन चीज़ों को लगा के मशीनों को लगा के प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और लोगों को काम मिलेगा, इनकम भी बढ़ेगी. तो पहले वाला ऑप्शन फर्स्ट वन इज द राइट वन. बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. वेरी राइट. चलिए नाउ 22nd क्वेश्चन. अब ये है अरेंज द Excuse me, ma'am. फॉलोइंग. हाँ जी बेटे. हाँ मैम जी इमेज चेंज कर दो. इमेज चेंज कर दे. अच्छा ओके ओके ठीक है. आई फॉरगॉट. मैं तो आपको देखने में लग गई है. बुक मेरे सामने थी तो आई एम टेकिंग हेल्प. यहाँ बड़ा ना छोटा छोटा आ रहा है, मुझे दिख भी नहीं रहा है. नाउ वी आर एट दिस क्वेश्चन. आई ट्राई टू क्लिक ऑल द फोटोज वेरी क्लियरली बट ऐसी ही आ रही हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल माई बेस्ट एफर्ट्स. अगर ये पिक्चर्स आपको क्लियर नहीं ना हो रही तो व्हेन यू कम टू स्कूल यू कैन गेट फोटो कॉपी ऑल्सो. मेरे से लेके आप फोटो स्टेट भी करवा सकते हो. चलो जी 22nd क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ पाकिस्तान इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम. तो फर्स्ट इन्होंने दिया फर्टिलिटी रेट इन पाकिस्तान वाज 3.7. उसके बाद दे हैव गिवन एग्रीकल्चर ग्रू एट द रेट ऑफ 4%. उसके बाद है फर्स्ट 5 ईयर प्लान. उसके बाद है नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स. हाँ जी D option. एक मिनट लेट मी सी. यस बी सेकंड वाला ऑप्शन है जो बी वाला ऑप्शन. अब वो कैसे है. जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, टाइम थोड़ा गिनते जाइए. फर्स्ट 5 ईयर प्लान है 1953 एज यू सेड अर्लियर. उसके बाद वो हो गया नंबर 1 हो गया, मतलब थर्ड ऑप्शन आ गया. उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स हुआ था उनका 70s के डेकेड में. बिगनिंग में नेशनलाइजेशन किया था उन्होंने 70 में. तो 53 के बाद 70 वाली बात आ गई, मतलब थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ आ गया. ठीक है. उसके बाद एग्रीकल्चर उन्होंने भी तकरीबन उसी टाइम पे स्टार्ट किया था जब हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन था, मतलब 60s का डेकेड. ठीक है. उसके बाद फर्टिलिटी रेट इन पाकिस्तान. अब ना ये अगर ध्यान से सोचे तो टाइम पीरियड नहीं पता चल रहा है इसका. फर्टिलिटी रेट वहां पर किस टाइम से है, मतलब इसकी नहीं क्लैरिटी हो रही. तो कोई बात नहीं, हम बाकी के तीनों को ऑर्डर में करके फिर इसको नंबर 4 पे लिख सकते हैं. अदरवाइज क्लियर नहीं हो रहा है कि अगर बहुत लॉजिकली ध्यान से सोचे तो ये नहीं पता चल रहा है कि वो किस टाइम के रेफरेंस में फर्टिलिटी रेट की बात हो रही है, कौन से डेकेड की बात हो रही है. बट एनी हाउ और कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं बन रहा है तो इस करके आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन फिर ये हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फिर नेशनलाइजेशन, फिर एग्रीकल्चर, फिर फर्टिलिटी रेट. ठीक. चलिए नाउ 23rd क्वेश्चन. The Operation Flood program was successfully implemented from the year 1966. yes C ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन 66. अब इसको कैसे पता चले. मान लो कभी ऐसे है ना आपको ख्याल में ना आए तो आप देखो 26 तो बहुत पहले की बात है, तब तो कोई डेवलपमेंट का कोई था ही नहीं, ब्रिटिश रूल था. उसके बाद 1946 वो टाइम पीरियड जो है वो तो फ्रीडम स्ट्रगल के साथ हार्डकोर उस समय स्ट्रगल चल रहा था आज़ादी के लिए, वो भी नहीं हो सकता. नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता. 66 के आसपास का हो सकता है क्योंकि उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे काम चल रहे थे, रिसर्च हो रहा था. तो 66 इज द राइट ऑप्शन. ठीक है. चलिए नाउ नेक्स्ट है. ये बहुत इंटरेस्टिंग और इजी पैरा है, मैं बोल देती हूँ, आप साथ साथ में यू कैन ट्राई फ्रॉम योर फोन. पैरा पढ़ के नाउ वी हैव टू आंसर क्वेश्चन नंबर 24 to 7. चलो आई एम गोइंग टू रीड, आप अपने फोन पे पढ़िए. Among the multi problems of India, multi माने many problems of India, poverty and inequality in the distribution of income and wealth are two major problems. Poverty is not, बेटे आपने पढ़ लिया हुआ है. मौली, शिवांशी, कनिका, ये पैरा आप पढ़ चुके हो पहले कि नहीं. अनम्यूट करके बता दिए. मैम नो. नहीं नो पढ़ा. मैम. ओके. मैंने कहा ऐसे ना हो कि आप फोन से पढ़ चुके हो तो मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट करूं, फिर मैं पढ़ देती हूँ. सेकेंड लाइन है, पॉवर्टी इज नॉट द कर्स ऑफ नेचर बट द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेटअप इनहेरिटेड बाय इंडिया. सेंचुरीज ऑफ स्लेवरी एंड एक्सप्लॉयटेशन by invaders are responsible for poverty and inequality in distribution of income and wealth. Various anti-poverty schemes have been started in 5-year plans, but poverty continues to persist. ठीक. ऐसा जब पैरा है ना बड़ा लंबा सा, तो एक सिंपल सा लॉजिक है
जो 3-4 क्वेश्चन पूछे होते हैं तो वो आप पैरा को डिवाइड कर लो। मान लो मैंने यहाँ तक पढ़ा, ठीक, अब मैंने इधर से फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, कोई ना कोई तो लाइन होगी उससे रिलेटेड। अब देखो क्या है, वेरियस, आगे ब्रैकेट में ऑप्शन दिए हुए हैं, एंटी पॉवर्टी या डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स हैव बीन स्टार्टेड इन 5-year प्लान बट पॉवर्टी कंटिन्यूज टू परसिस्ट। अभी पैराग्राफ Anti हाँ, एंटी पॉवर्टी। यस, वेरी गुड। ऐसे मतलब आप 4-4 5-5 लाइनें करके पढ़ोगे ना तो एक आधे क्वेश्चन का आंसर उसमें आ जाता है। तो यहाँ पर आपका आएगा राइट ऑप्शन, वेरियस एंटी पॉवर्टी स्कीम्स। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट लाइन है, as a result of poverty, poor have failed to participate in the economic development and reap its benefits. Thus, rich are becoming richer, and poor continues to be poor. Poverty may be defined as the inability to get minimum consumption expenditure for life, health, efficiency. Minimum consumption requirement include food, clothes, clothing, house, education, health of a person for a living. People who fail to get minimum consumption requirements are physically weak, इनएफिशिएंट एंड इजी प्रे ऑफ डिसीजेस। इजी प्रे का मतलब जल्दी बीमार हो जाते हैं, बीमारी का शिकार हो जाते हैं। रिजल्टिंग इन लो प्रोडक्टिविटी एंड लो इनकम। ठीक, जिनकी जरूरतें पूरी नहीं होती, जल्दी बीमार हो जाते हैं, इनएफिशिएंट रहते हैं, कमजोर होते हैं फिजिकली और मतलब काम नहीं कर पाते। ठीक, अब अपना देखो 25th क्वेश्चन, सॉरी नहीं अभी नहीं आई लाइन, चलो एक लाइन में और रिलेटिव पॉवर्टी। हाँ वेरी गुड, अगर आपको आइडिया हो गया। Relative poverty 25th का आएगा, is used to compare the levels of poverty among different countries of the world. ये वाला आंसर तो बिना पैरा से भी पता चल जाता है। ठीक है, relative poverty, ये आगे लाइन आई हुई है। Poverty, productivity are closely interlinked. Concept of relative poverty is used to compare the level of poverty among different countries. Committee appointed by UNO has defined relative poverty in terms of US dollar. Countries having per capita income less than $350 per annum are classified as poor country. Having per capita income less than $100 per annum are called very poor country. Per capita income in India is $400 per annum. India is a poor country. Concept of absolute poverty is based on prevailing social economic conditions. Poverty in India has been defined on the basis of calories and minimum consumption expenditure needed for good health and efficiency. अब आ जाए लाइन नंबर, क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। Poverty and dash are closely प्रोडक्टिविटी। yes, Productivity. very good, shabash. Yes, all the 6-7 girls, very good. Poverty and productivity are closely related. ठीक है, poverty है तो obvious मतलब नहीं अच्छा खाना पीना, अच्छी हेल्थ नहीं बनती तो प्रोडक्टिविटी भी कम रहती है, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। चलो नाउ 27th क्वेश्चन, poverty in India has been defined on the basis of calories and minimum dash Consumption. कंजम्पशन। वेरी गुड, मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब आप देखो ऐसा पैरा आ जाए, एक एक नंबर आराम से यू कैन गेट फुल मार्क्स। बस ओनली थिंग इज कि आपने क्या करना है, जब आप पेपर में पढ़ोगे तो पेंसिल हाथ में रखनी है, पैरा पढ़ के जैसे पहली 5-7 लाइनें पढ़ ली, फर्स्ट क्वेश्चन को आपको जहाँ लगा कि यहाँ हो सकता है अंडरलाइन सा कर लो उसको, फिर अगली 4-5 लाइनें जहाँ आपको लगे कि आंसर है इस लाइन में उसको अंडरलाइन कर लो। उससे क्या होता है, दोबारा से जब रिवाइज करते हैं तो फिर और क्लैरिटी के साथ कंफर्म हो जाता है, नहीं तो बार बार पूरा पैरा बार बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलो नाउ कम टू 28th क्वेश्चन, पुअर हेल्थ लीड्स टू डिक्रीज द, डिक्रीज मतलब कम करना, पुअर हेल्थ लीड्स टू रिड्यूस या डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, डिफेंड द स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन एंड एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ पुअर हेल्थ। अब इसमें ना मार्क्स 3 हैं और क्वेश्चन में पूछा कई कुछ गया है, फिर भी चलो एक एक लाइन में आंसर करना है सब चीजों को। हाँ जी बताइए, डिफेंड द स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन मतलब ये Poor स्टेट, है, हाँ जी कौन सा बच्चा बोल रहा poor है? health. Divyanshi. हाँ जी बोलिए। When poor health leads to decrease in efficiency of worker, as poor health decrease a human capital of the country, and as a result the productivity that is being contributed by that particular worker is also decreased, and it affects the overall productivity or output of the economy. परफेक्टली राइट, वेरी राइट आंसर। बस इसके पॉइंट बना देने हैं, ठीक है, पैरा नहीं देना, एक दो पॉइंट्स बना देने हैं। हाँ जी, एनी अदर स्टूडेंट बेटे, कोई भी आप में से नाम बता दीजिए पहले, हु वांट्स टू टेल? मैम कनिका, हाँ जी बेटे।
मैम causes बताने हैं कि less access to the health facilities are there with people, unequal distribution of the facilities, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैम बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, poor और कोई भी ऐड कर सकता है? यू ऑल फ्रेंड्स कैन हेल्प ईच अदर। Inadequate health facilities. यस, वेरी राइट। तो ये 3 नंबर में ना तो कोशिश करने हैं 4-5 पॉइंट बन जाएं। पहला तो उस डिफाइन बता देना आपने भी, हाँ जी वी आर डिफेंडिंग, क्योंकि पुअर हेल्थ के करके हमारी एबिलिटी टू वर्क becomes less, we are unable to do work properly, stamina is less, तो जितना efficiently काम करना चाहिए we are unable to perform with the utmost efficiency of our body, तो वो नहीं कर सकते हैं। तो ये तो ऐसे लाइन बना देनी है। causes क्या है पुअर हेल्थ के? पहला देना है inadequate health, lack this inadequate health नहीं सॉरी inadequate diet, हेल्थ खराब होने का पहला कारण ही ये है ना, अच्छी डाइट ना होना, लैक ऑफ बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट, ठीक है, या लेस बैलेंस्ड डाइट, जैसे मर्जी आप बना लो। उसके बाद फिर आप पहले तो खाने के ऊपर आना, फिर आपने जो फैसिलिटीज़ हैं, पुअर मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू द पुअर पीपल, या लेस नंबर ऑफ हॉस्पिटल क्लिनिक्स, ऐसे करके ये आना। मतलब पर ये ज़रूर लिखना है हेल्थ खराब होती है ड्यू टू लैक ऑफ बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट, ये जरूर आना चाहिए। बाकी आप आगे पीछे पॉइंट्स कर सकते हैं। वेरी गुड। चलिए नाउ नेक्स्ट है हमारा और करके दिया हुआ है, ये भी वेरी इंटरेस्टिंग, 1 मार्क में है। डिफाइन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। हम सारे कर लेते हैं। वाटर पोल्यूशन, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, पॉवर्टी लाइन। हाँ जी, कोई 3 बच्चे बता दो। हर्षा, शिवांशी, मौली में से भी बताइए। water pollution, मतलब आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू टू स्पीक, सभी एक एक बताए ना। कनिका ने भी बताया, दिवांशी हैज आल्सो टोल्ड। हाँ जी, शिवांशी, हर्षा, मौली ने कुछ बताया। हाँ जी बेटे, हर्षा, कैन यू डिफाइन वाटर पोल्यूशन? Water pollution is the effect on water that causes imbeneficial that affects inbeneficial causes to the water due to some illegal activities or unsocial activities like wastage of water, wastage of factories and disposal of factories into the rivers or water, बिल्कुल and other some also causes which ठीक है। affects water. यस यस, जो कई बार ऑल ऑफ ए सडन बोलना होता है तो हम लाइन नहीं बना पाते, नो प्रॉब्लम, पेपर में प्रॉपरली एक लाइन फॉर्म कर लेंगे। वेरी राइट, परफेक्टली राइट आंसर। शिवांशी, कैन यू डिफाइन? yes employment policy. ओके, चलो तो हर्षा मैम एक मिनट, हर्षा ने बता दिया कि वाटर पोल्यूशन मतलब कंटेमिनेशन ऑफ प्योर वाटर ड्यू टू द this flow of polluted this impurities like wastage of chemical wastage of factories या garbage या कुछ भी ऐसे oil spillage due to all these foreign या ill foreign elements, foreign मतलब जो पानी के अलावा बाहर से आते हैं, जो contamination create करते हैं, ऐसे करके लाइन बना देना। हाँ जी शिवांशी, employment policy। Ma'am, employment policy refers to policies which are undertaken by the government to provide employment opportunities to people. वेरी गुड, बड़ी बढ़िया लाइन बताई शिवांशी, मजा आ गया है। वेरी गुड। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी मतलब पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिसी हमेशा ही गवर्नमेंट ही बनाती है, ठीक। तो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी मीन्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन इट एम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मेजोरिटी ऑफ इट्स पीपल। बाकी जैसे मर्जी आप बना लें। ओके, पॉवर्टी लाइन, Poverty line. हाँ जी बताइए। Poverty line refers to number of people who are living below the poverty. ओके, poverty line मतलब number, it is a basis to tell the number of poor people above the this poverty line, those who live they are above poverty line, below it they are below poverty line। ये तो एक तरीका हो गया। फिर आप थोड़ा सा और इसको बना भी सकते हैं आगे कि भाई इन इंडिया poverty line is expressed on the basis of monthly consumption expenditure, याद है ना। फिर उसके बाद वो कैलोरीज वाला और रूरल अर्बन इनकम वाला वो पॉइंट भी आप इसमें ला सकते हो, ठीक। चलो नाउ 29th क्वेश्चन, एक मिनट, नेक्स्ट पेज, जस्ट ए मिनट। हाँ जी, 29th क्वेश्चन है हमारा।
India has abundant natural resources. Substantiate this given statement. Substantiate का मतलब होता है भी justify this statement. ठीक है. Also explain the features of sustainable development. फिर अगेन दे हैव रिटन द सेम लाइन, तो रेपिटेशन हो गई है. एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल, रिपीट हो गया लाइन. ये नहीं होनी चाहिए थी लास्ट वाली, क्योंकि पहले ही आ चुका है. हाँ जी, ये 3 मार्क्स में है. बताइए. एक्चुअली ये मार्क्स कम दिखा रहे हैं क्वेश्चन के और पूछ रहे हैं 2-2 चीजें. मतलब ये 4 या 6 में होना चाहिए एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, पर चलो कोई बात नहीं, हम आंसर तो बोल सकते हैं. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है भाई इंडिया में अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं. बताइए कैसे. ये इसके लिए आपको 10th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन थोड़ा सा याद करना पड़ेगा. चलो शाबाश, जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है उनको जरूर आना चाहिए, नहीं तो शेम शेम हो जानी है फिर. हाँ बताइए जरा, शाबाश. इंडिया, दिव्यांशी. हाँ जी दिव्यांशी जी बताइए. India is rich in all kind of natural resources that are required for various kind of production activities like coal, petroleum, or any coal, petroleum, or other fuels, other non-renewable fuels that are available in India. ठीक है, वेरी गुड. ओके, कोई और कोई? चलो मैं हिंट दे देती हूँ, उससे आपको याद आ जाएगा. सब इंडिया हैज अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब हमने इसमें देखो, अगर आपको याद हो तो उसमें एक 10th में किया था कि इंडिया के अलग अलग पार्ट, इंडिया हैज सफिशिएंट नेचुरल रिसोर्सेज बट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो उसमें फिर इसमें आप ना सारे साइड्स को कवर कर लो कि जैसे नॉर्दर्न इंडिया में रिच एग्रीकल्चरल फर्टाइल लैंड इज देयर. ये भी लैंड और सॉइल भी एक मतलब नेचुरल रिसोर्स है फॉर गुड कल्टीवेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटी. फिर आप ले आओ गुजरात एंड महाराष्ट्र वाली साइड पे, वेस्टर्न साइड पे दिस सॉइल इज वेरी गुड फॉर दिस कॉटन कल्टीवेशन. एक एक साइड कवर कर लो. फिर देन टुवर्ड्स राजस्थान साइड देयर इज डेजर्ट, थार डेजर्ट है, तो वहां पर सोलर एनर्जी के लिए दैट इज अ वेरी गुड प्लेस टू जनरेट दिस सोलर एनर्जी. फिर आप साउथ इंडिया पे आ जाओ, वेरी रिच इन मिनरल सोर्सेज. साउथ इंडिया और छोटा नागपुर प्लेटो रीजन जो है वेरी रिच इन मिनरल सोर्सेज. फिर आप आ जाओ उधर असम वाली साइड पे, दिस पेट्रोलियम रिसोर्स इज ऑल्सो फाउंड असम, वो गुवाहाटी वाली साइड पे है ना. ओवरऑल फिर आप लिख दो कि देयर आर मेनी दिस रिवर्स आर देयर, पेरिनियल रिवर्स इन नॉर्थ इंडिया आर देयर, माउंटेन्स हैं, मतलब वेराइटी ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल. ऐसे करके 3-4 पॉइंट बनाने हैं आपने. ठीक है, मिनरल्स है यहाँ पे, गुड सॉइल है असम वाली साइड पे, और मुंबई हाई वाली साइड पे पेट्रोलियम भी मिलता है, राजस्थान वाली साइड पे गुड फॉर सोलर एनर्जी. तो ऐसे वेराइटी है. ठीक, उसके बाद ये इतना क्या आएगा इसका. उसके बाद है फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कोई 3 फीचर्स बता दीजिए. ओनली हेडिंग. Sustainable developments improve the quality of human life. हाँ, तो हेडिंग क्या बनेगा, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है, वेरी गुड. और कोई? सभी एक एक बता Main सकते focus on needs of future generation. हैं. वो तो बेटे डेफिनेशन में ही आ गया ना, वो तो डेफिनेशन का ही एक पार्ट है. और थोड़ा और वर्डिंग चेंज कर दो, नहीं तो वो ऐसे लगता है कि उसी लाइन को ही रिपीट कर रहे हैं. और क्या हो सकता है फीचर? Reserves resources for the future generation. ओके, यही बोला मैंने. इसमें आप और दे सकते हो यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, या यूज ऑफ सोलर एनर्जी, इनपुट एफिशिएंट एनर्जी, या इनपुट एफिशिएंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. फीचर्स दे दो या उसकी इंपॉर्टेंस दे दो, बात वही है कि है. ठीक है, यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स, ट्रेडिशनल टेक्निक्स है ना, या ट्रेडिशनल वेज ऑफ Shift to लाइफ. organic farming. हाँ, वेरी गुड. ऑर्गेनिक फार्मिंग. ये सारे ऐसे आप हेडिंग बना दोगे तो ये सारे आ जाते हैं हमारे. हर एक के आगे एक एक लाइन लिख देनी है, हेडिंग बना के लिखनी है. ठीक है, तो ये हो जाएंगे फीचर्स. चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. अभी बीच में ही कई बार बात करते करते मीटिंग खत्म हो जाती है, तो बाकी के फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे क्लास में. ठीक है, हाँ जी बताइए, ट्रू है या फॉल्स है. द प्राइम रीजन फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग. इज इट ट्रू?